हेलो अचीवर्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखेंगे कि यहां पर डाइलेक्ट्रिक आखिरकार होता क्या है। बेसिकली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रियल कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रियल कैपेसिटर्स। तो सर क्या अब तक हमने जब पढ़ा है वो सब कुछ बेकार हो गया क्या? तो नहीं, इनकी हेल्प से, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उनकी हेल्प से ही हमें ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। तो देखते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। हमने सीखा है कि हमारे पास कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है। एक होती है यहां पर पॉजिटिव वाली प्लेट और दूसरी होती है नेगेटिव वाली प्लेट। तो यहां पर क्या बनाते हैं, प्लस 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 बना दो, यहां पर नेगेटिव 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 बना दिया। अब देखो, हम ये जानते हैं कि इसके बीच में हमने कुछ डाला नहीं है, बेसिकली एयर या फिर वैक्यूम इनके बीच में होती है। लेकिन अगर मेरे पास एक प्लेट पॉजिटिव की है और दूसरी प्लेट अगर नेगेटिव की है तो उनके बीच में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्यार होगा और वो चिपक जाएगी। अब देखो यहां पर प्लेट में क्या दिक्कत हो रही है कि प्लेटें चिपक सकती है, एक पॉजिटिव की है और दूसरी नेगेटिव की है। तो इनको चिपकाने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इनके अंदर एक मटेरियल भर देते हैं। उसी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, यहां पर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। आई बात समझ में कि चिपकने से बचाने के लिए जो मटेरियल फिल करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। अब देखते हैं कि बेसिकली इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा था जिसके कारण हमें इसका यूज करना पड़ा। तो ध्यान दो, यहां पर मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है और इसके ऊपर माइनस क्यू है। अब देखो फोर्स कितना होता है, तो फोर्स होता है क्यूई, यही होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू क्यूई। तो मान लेते हैं कि मुझे इस पर फोर्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स ऑन माइनस क्यू प्लेट इक्वल टू चार्ज में सिंपल इसको मैग्नीट्यूड वाइज लेके चल रहा है ना, मैग्नीट्यूड वाइज लेके चलते हैं अपन। तो चार्ज कितना है इसके ऊपर, क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो बेसिकली ये कितनी लगा रहा है यहां से, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं यहां पर सिग्मा को क्या लिख सकता हूं, सिंपली क्यू बाय ए भी लिख सकता हूं ना, तो मैंने यहां पर क्यू बाय ए लिख दिया। तो क्यू इंटू क्यू बाय ए 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या निकल के आया, फोर्स ऑन माइनस क्यू प्लेट इज क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि एक फोर्स एक प्लेट दूसरी प्लेट पर इतना यहां पर फोर्स लगा रही है। तो इस फोर्स से बचाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक मटेरियल भर दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। अब समझते हैं यहां पर कि आखिरकार ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता कैसा है। तो यहां पर देखते हैं अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक इज बेसिकली सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। हमने सुना है कि एक होता है हमारे पास कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और बीच में लाया करता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो सारे मटेरियल जो अपने अंदर करंट को फ्लो होने देते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स में फ्री होते हैं मूव करने के लिए। बट इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। लेकिन एक आता है सेमीकंडक्टर जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, कुछ बंधे हुए होते हैं। इसमें कंप्लीटली करंट फ्लो नहीं होती, लेकिन हल्की हल्की करंट इसमें फ्लो हो सकती है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक, जो हम फिल करते हैं किसमें, कैपेसिटर के बीच में, उनको चिपकने से बचाने के लिए। अब यहां पर देखो, इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज द पोलर एंड सेकंड इज द नॉन पोलर। वो मटेरियल जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। देखो डाइपोल मोमेंट हमने सीखा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में, नेगेटिव टू पॉजिटिव में डायरेक्शन होती है, एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैं बात करता हूं एग्जांपल के लिए यहां पर HCl की, तो देखो HCl में क्या होता है, H प्लस एंड Cl माइनस का एक बॉन्ड बना होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, बिल्कुल सही। अब दूसरे होते हैं नॉन पोलर, इट हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, जिसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल के लिए H2 ले लेते हैं या फिर CO2 ले लेते हैं। तो देखो H कैसा बना होता है, H एंड H, इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है क्योंकि दोनों पॉजिटिव, कैसे डाइपोल मोमेंट हो सकता है इसका, सोचो इसके बारे में। तो यहां पर देखा हमने कि एक होता है पोलर जिसका नेट डाइपोल मोमेंट हो, दूसरा देखते हैं जिसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। लेकिन दोनों ही पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, अगर इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दोनों के दोनों किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट डाइपोल मोमेंट शो करना शुरू कर देते हैं। दैट्स व्हाई इनको हम कहां यूज करते हैं, अपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो यहां पर मेरे पास एक मटेरियल है, इसमें क्या था कि सबसे पहले ये पोलर है, पोलर तो कुछ ऐसा होगा, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, मतलब कि इसका डाइपोल मोमेंट बिखरा बिखरा होता है कहीं भी। लेकिन अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दूं, क्या कर दूं, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दूं, तो इसका डाइपोल जो है नेट कहीं इस तरीके से आ जाएगा, सारा का सारा किसी एक डायरेक्शन में आ जाएगा इस तरीके से। दिस इज आई थिंक उल्टा बना दिया हमने, हाँ, प्लस यहां आएगा,
नहीं सही 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 सही, बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नेट डाइपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया। अब सेम अगर मेरे पास एक नॉन पोलर मटेरियल हो, मान लो नॉन पोलर है, जिसका प्लस और माइनस दोनों साथ साथ चिपके रहेंगे क्योंकि इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं होती है, तो इस तरीके से प्लस माइनस चिपके हुए हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया तो क्या होगा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा इस तरीके से, दिस इज मतलब कि चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, हमें अगर इसको यूज किया इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमें वहां पर नेट डाइपोल मोमेंट देखने को दोनों की तरफ से मिलेगा, इसलिए हमको कहां यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं। अब यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वाई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हमने कंडक्टर यूज क्यों नहीं करके देखा। तो देखो यहां पर एग्जांपल के तौर पर हम करके देखते हैं कि क्यों हम कंडक्टर को यूज नहीं करते हैं। यहां पर हम देखते हैं अब कंडक्टर एज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मैंने यहां पर क्या किया कि एक प्लेट ले ली, नहीं दो प्लेट ले ली, एक कैपेसिटर बना दिया। यहां पर मैंने लिया प्लस सिग्मा और यहां पर मैंने ले लिया माइनस सिग्मा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज जो अंदर होता है इसको मैं एक बार के लिए बाहर बना रहा हूं समझाने के लिए ना, इसको मैंने बाहर बना दिया समझाने के लिए, और इसको मैंने बाहर बना दिया इस तरीके से, तैसे ओके। अब क्या कर रहा हूं कि इसके अंदर में इसी थिकनेस की एक मोटी प्लेट रख रहा हूं, किसकी, कंडक्टिंग प्लेट। तो यहां मैंने क्या कर दिया, एक कंडक्टिंग प्लेट डाल दी इसके अंदर, ये अंदर मैंने क्या कर दी, एक कंडक्टिंग प्लेट इसके अंदर पूरी इसकी मोटाई के हिसाब से फिल कर दी। ये जो पिंक दिख रहा है वो क्या है, कंडक्टिंग प्लेट अंदर मैंने डाली हुई है। अब देखो कंडक्टर में क्या होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो यहां पर अगर पॉजिटिव प्लेट है तो इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव्स यहां आ जाएंगे। तो जितना यहां पर बाहर प्लस सिग्मा है उतना का उतना अंदर क्या बनेगा, माइनस सिग्मा बनेगा, और जितना यहां पर माइनस है उतना का उतना क्या होगा, अंदर प्लस सिग्मा बन जाएगा, तो अंदर प्लस सिग्मा बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि अंदर वाले किसी पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर देख रहा हूं, जैसे यानी बाहर वाली जो प्लेट होती है, दोनों प्लेटें, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, आगे की तरफ होगी, और कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होगी। इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, इसकी वजह से नेगेटिव में सॉरी उस तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, दोनों को ऐड करते हैं तो सिग्मा बाय ओनली एप्सिलॉन नोट। याद आया पहले वाला टॉपिक, बस वही करना था। अब यहां पर देखो अगर मैं अंदर वाले चार्जेस की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो इसकी वजह से ये इधर खींचेगा, इसकी वजह से ये इधर इसको भगाएगा, तो यहां पर नेट कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट आएगा। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब अंदर की तरफ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिली मुझे वो कितनी मिली, 0 मिली। अरे सारी की सारी मशक्कत ही हम इसके लिए कर रहे थे कि अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, एनर्जी बंधी हुई मिले कैपेसिटर के अंदर में, बट यहां तो एनर्जी ही 0 हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो गई। इसका मतलब दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दिस कंडक्टर एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। आई बात समझ में? तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर सेमीकंडक्टर का यूज करके देखते हैं। अब हम क्या कर देंगे, यहां पर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल डाल के देखेंगे और देखेंगे कि वहां पर क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब हम यहां पर लेते हैं सेमीकंडक्टर एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हमने क्या किया कि दो प्लेट्स ली, एक कैपेसिटर बनाया और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल फिल यहां पर कर दिया। अब देखो ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, तो अंदर भी क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और नेगेटिव चार्ज भी होंगे। देखो कंडक्टर में क्या होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन बाहर आ जाते हैं, बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर ये सेमीकंडक्टर है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो कुछ बंधे हुए हैं, तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर आ पाएंगे। तो मान लो कि इसमें अगर 10 बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर सिर्फ 5 नेगेटिव चार्ज ही बाहर निकल पाएंगे, और यहां पर अगर 10 नेगेटिव चार्ज है तो बाहर सिर्फ 5 पॉजिटिव चार्ज ही निकल पाएंगे। ऐसा यहां पर कुछ देखने को मिलेगा। अब यहां पर ध्यान दो, ये प्लस सिग्मा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा इंड्यूस। ये इसके इक्वल अब नहीं हो सकता क्योंकि चार्जेस की वैल्यू अब क्या हो गई, कम हो गई। बहुत बढ़िया। और ये क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा इंड्यूस। आई बात समझ में? अब वो इसके इक्वल यहां पर बिल्कुल भी नहीं रहा। ये बात हमें समझ में आ गई। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, यहां पर ध्यान क्या देना है कि हमें किसी पॉइंट ए पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बाहर जो चार्जेस है, मतलब जो कंडक्टर हमारे पास जो कैपेसिटर है उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिंपल ई नोट मान ले उसको, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। मैंने इसको क्या मान लिया, सिंपली ई नोट के इक्वल मान लिया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ई नोट। ठीक है। अब जो अंदर वाले
उसकी वजह से क्या आएगी, सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगी, सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने मान लिया ये क्या हो गई, सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन। इतनी सी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब यहां थोड़ा ध्यान दो कि अंदर की तरफ में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है, तो ई नेट जो मेरी बन रही है वो बन रही है ई नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम बनी, मतलब कि नेट थोड़ी सी जो दोनों प्लेट की वजह से उससे थोड़ी सी कम मिली। आई बात समझ में। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, मैं मान लेता हूं कि जो मेरी ई नॉट थी वो कितनी है, 10 है, और जो सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट है जो सेमीकंडक्टर की वजह से, डाइलेक्ट्रिक की वजह से आ रही है, वो 5 है। तो बताओ मेरी नेट कितनी होगी यहां पर, तो मैं तुम बोलोगे सर नेट कितनी हो जाएगी, सिंपल दिस माइनस दिस, तो 5, दिस इज 5 न्यूटन पर कूलम। ये यहां पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई। एक तरीका तो ये हुआ इसको करने का। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर मैं इसको क्या करता, ई नॉट बाय 2 कर देता। आई बात समझ में। तो कितना मिला मुझे, 5 मिला, और सिंपली अगर मैंने ई नॉट में से ही 2 को डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिला, यहां पर सिंपली 5 मिला। अब देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि हम इतना लंबा ना जाए कि इसकी वजह से निकालें, उसकी वजह से निकालें, उसके बाद में माइनस करें। सिंपल क्या कर दो, एक ऐसा फैक्टर निकाल के दो, क्या निकाल के दो, एक ऐसा फैक्टर निकाल के दो जिससे कि इस ई नॉट को डिवाइड करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए जो इन दोनों की वजह से यहां पर नेट बन के आ रही है। और इस नेट में जो हम इसको लिखते हैं उसको लिखते हैं ई नॉट बाय के। जो फैक्टर यहां पर 2 है वो क्या है, बेसिकली के है। वो के मतलब व्हाट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये फैक्टर क्या बताता है कि किस फैक्टर से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में कम होने वाली है, वो कौन देगा मुझे, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाके देगा। इतना लंबा ना जाके हम सिंपल ये वाला फैक्टर याद रखते हैं के। अब देखो आपको मैं फील करवाता हूं कहां हमने इसको पढ़ा हुआ है। हमने फर्स्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम की बात करी थी। वहां पर हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इन मीडियम, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर का एप्सिलॉन आर टाइम्स होता है, याद है आपको। और वहां मैंने लिखवाया था कि एप्सिलॉन आर फॉर एयर होता है 1, फॉर एयर इट इज 1, एप्सिलॉन आर फॉर मेटल इट इज इनफाइनाइट, एप्सिलॉन आर फॉर वाटर इट इज 81 अप्रोक्सीमेटली। याद है आपको, ये सब कुछ मैंने वहां पर समझाया था। ये कि किस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या हो रही है, कम हो रही है, वही तो मेरा क्या है यहाँ पर, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल टू के। इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, के, ये भी के और ये भी के। आपको इतना सा यहाँ पर नॉलेज थोड़ा सा रखना पड़ेगा। जो हमने पहले सीखा हुआ है उसी को वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कुछ अलग तरीके से, डाइलेक्ट्रिक के टर्म्स में। नाम क्या रख दिया इसका, डाइलेक्ट्रिक, बट वो हो क्या, वो है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी ही। अब यहां थोड़ा ध्यान दो, मैंने यहां पर आपको लिखवाया था एप्सिलॉन आर, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। और शायद बोला भी था वहां पर कि मैं आपको वहां बताऊंगा कैपेसिटर में कि क्यों इसको हम इनफाइनाइट लिखते हैं। अब देखो यहां पर के की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करो तो ए नेट कितना मिलेगा मुझे, 0। यहां पर अगर मैं के को इनफाइनाइट पुट करता हूं तो मुझे ई नेट कितना मिलेगा, 0, क्योंकि हमने करके भी देखा कि कंडक्टर में क्या था, ई नेट 0 था। दैट्स व्हाई के की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा एक फैक्टर निकालते हैं जो हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाके दे जो नेट अंदर बनने वाली है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। आई थिंक आपको कंप्लीट फील यहां पर आएगी इस टॉपिक की, हम इसको लिखते हैं इस तरीके से आखिरकार क्यों है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम निकालना सीखेंगे यहां पर सी, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखो हमें निकालना क्या है, आखिरकार यहां पर सी निकालना है। और सी होता क्या है, बेसिकली Q बाय V होता है। मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर फिर से निकालना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस V हमें गिवन है। और बेसिकली V कितना होता है, तो V होता है E नेट इंटू डी, ई नेट इंटू डी। डी क्या होता है, थिकनेस बिटवीन द प्लेट्स, तो हमने डी मान ली इसको, दिस इज डी। तो यहां हमें निकालना क्या पड़ेगा, ई नेट निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमने कितने निकाल रही ऑलरेडी, ई नॉट बाय के निकाल के रखी हुई है। तो यहां पर ई नॉट की वैल्यू है कितनी, तो सिंपल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट के। कोई दिक्कत इसमें
बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सिंपल ई नेट की वैल्यू पुट कर दो, तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी, V निकल के आ गया। अब V को उसमें पुट कर दो, तो Q बाय V की वैल्यू कितनी मिली मुझे, QD बाय ए एप्सिलॉन नॉट के। अब यहां पर Q से Q तो कट गया, तो C मुझे कितना मिला, ए एप्सिलॉन नॉट, सिंपल क्या लिख सकते हैं इसको, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्या समझ में आ रहा है यहां से, जब हमने एयर के टर्म्स में निकाला था तो C इन एयर मुझे कितना मिला था, इन वैक्यूम मुझे कितना मिला था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यानी कि कैपेसिटेंस मेरे पास उस टाइम पर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी आई थी। लेकिन जब मैंने डाइलेक्ट्रिक यूज किया तो मेरी कैपेसिटेंस मुझे क्या मिल रही है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, मतलब उसके अंदर चार्ज को रखने की क्षमता बढ़ गई, कितने फैक्टर से, के फैक्टर से। तो बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करने का, बिल्कुल यहां पर बेनिफिट हमें हुआ। तो ये देखा हमने यहां पर किस तरीके से हमारे लिए सी इंक्रीज हो रहा है डाइलेक्ट्रिक यूज करने के बाद। कुछ और बेनिफिट इसके हम देखते हैं यहां पर। तो यहां पर देखो क्या क्या बेनिफिट हमें यहां से मिला। सबसे पहले प्लेट्स आर गेटिंग सपोर्ट, सिंपल, अब प्लेट मेरी चिपकेगी नहीं, उसको सपोर्ट मिल चुका है। और सेकंड यहां पर सी क्या कर रहा है, मेरा इंक्रीज कर रहा है, किस फैक्टर से, के फैक्टर से। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमें यहां पर दो टर्म्स गिवन है, एक हमें गिवन है यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और दूसरी गिवन है ब्रेकडाउन वोल्टेज। दोनों ही बहुत सिंपल से टर्म्स है, बताऊंगा क्या होती है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर लेते हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये आखिरकार है क्या चीज। तो सिंपल समझो, अगर मेरे पास यहां पर कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, कुछ भी है यहां मटेरियल को रखा हुआ है, तो क्या होगा, इसके ऊपर अंदर यहां पर क्या होंगे, डाइपोल्स होंगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो अपना ये नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ शो करेंगे, बिल्कुल सही। अब देखो डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है, तो एक प्लस वाला है दूसरा माइनस वाला है, दोनों पर क्यू ही फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स तो जीरो है। अरे यार नेट फोर्स तो जीरो बट फोर्स तो लग रहा है ना, बिल्कुल देखो इसको यहां से खींच रहा है एक, दूसरा इसको यहां से खींच रहा है, मतलब कुछ ना कुछ अंदर स्ट्रेस तो जनरेट हो रहा है ना। नेट फोर्स जीरो होने पर भी स्ट्रेस तो जनरेट होगा ना, मुझे यहां से खींचो और यहां से भी खींचो, हम तुम बोलोगे सर आपका तो नेट फोर्स जीरो है, भले आपके हाथ उखड़ जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे फर्क क्यों नहीं पड़ता भैया, मेरा हाथ आखिरकार वो तो यार, तो मतलब इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो अंदर जनरेट हो रहा है। तो देखो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को अगर बढ़ाऊं, क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को अगर बढ़ाऊं तो स्ट्रेस क्या होगा, अंदर तरफ जनरेट ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, और एक लिमिट ऐसी आएगी कि सारा का सारा जो स्ट्रेस है वो इसको क्या करेगा, तोड़ देगा, इस डाइपोल को तोड़ देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जिस पर हमारा डाइपोल टूट जाए वो क्या होता है, हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है वो, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जिस पर हमारा डाइपोल टूट जाए उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसकी यूनिट की बात करी जाए तो वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ही होती है, न्यूटन पर कूलम। इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। इसको हम किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ही मेजर करते हैं। आई बात समझ में। अब सेकंड टर्म क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। देखो अगर तुम मार्केट से कोई भी कैपेसिटर लेने जा रहे हो ना, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू शो नहीं होती है, उसके ऊपर लिखी कौन सी होती है, वोल्टेज की वैल्यू। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम घरों में बैटरी यूज कर सकते हैं, एसी करंट यूज कर सकते हैं, तो वोल्टेज हमारे कंट्रोल में होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हाँ अगर वोल्टेज कंट्रोल करोगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल हो सकती है, बिल्कुल सही, V इक्वल टू E इंटू डी होता है, बिल्कुल हो सकती है। तो जब हम कैपेसिटर मार्केट से लेके आते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, बेसिकली वोल्टेज लिखा होता है, और उसका मतलब रियल में क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर वो चल सकता है। अगर उससे ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो डाइपोल टूट जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज जिस पर कि हमारा कैपेसिटर टूट सकता है, सॉरी उसके अंदर जो डाइपोल है वो टूट सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। आई बात समझ में। तो जैसे सिंपल क्या है, एक वोल्टेज है जिस पर कि हमारा डाइपोल टूट जाते हैं। अब देखो बेसिकली हम जानते हैं कि V क्या होता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू डी, ये भी इसको हम लिख सकते हैं, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। तो आपको ये सब कुछ नॉलेज अपने माइंड में फिक्स रखना है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, दोनों का लगभग मतलब तो सेम ही है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर हमारा डाइपोल यहां पर टूट जाता है। आई बात समझ में। इसके कुछ एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, कैसे इस एग्जाम में क्वेश्चंस को हमें डील करना है। यहां पर हमें दो क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं मार्केट गया, मैंने दो कैपेसिटर लेके आया मार्केट से, 6 माइक्रोफेरेड का, दूसरा 3 माइक्रोफेरेड का, और फर्स्ट वाले की ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट, और इसकी कितनी है, 40 वोल्ट। तो क्वेश्चन बोल रहा है
कि मैक्सिमम मैं यहां पर कितने वोल्टेज की बैटरी यूज कर सकता हूं कि मेरे दोनों कैपेसिटर यहां पर क्या रहे, बिल्कुल सेफ रहे। तो ध्यान दो यहां पर सबसे पहले कि 10 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि यहां पर 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं आना चाहिए और यहां पर 40 वोल्ट से ज्यादा नहीं आना चाहिए, सेपरेटली। बट सीरीज में है तो कुछ ना कुछ तो नया निकल के आएगा ना, ट्राई करते हैं। यहां देखो, यहां मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है, तो यहां मैक्सिमम चार्ज हो सकता है Q इंटू सी इंटू वी होता है, तो सी इंटू वी कितना होगा 60 माइक्रो कूलम। और यहां कितना मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, यहां हो सकता है 120 माइक्रो कूलम। बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान देना, दोनों सीरीज में है, यहां पर मैक्सिमम कितना सकता है 60 माइक्रो कूलम और यहां पर 120। अगर इसके ऊपर 60 से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा आया तो ये फट जाएगा, ये टूट जाएगा। आई बात समझ में? बट इसके ऊपर चल सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों को बचा के रखना है। इसलिए हम किसके साथ रहेंगे, इसके साथ। इसको बचा लेंगे तो ये भी अपने आप बच जाएगा। तो देखो यहां पर Q इज इक्वल टू, अगर मैं C इक्वलेंट V में लगाता हूं तो चार्ज मेरा कितना होना चाहिए, दोनों के पास 60 माइक्रो कूलम होना चाहिए। यहां पर C इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा इन सीरीज, तो यहां हो जाएगा सिंपल 2 के इक्वल। तो V कितना हो जाएगा मेरा यहां पर 30 वोल्ट। मतलब कि अगर मैं 30 वोल्ट की बैटरी यूज करूंगा तो ये दोनों बच जाएंगे, क्योंकि इसके पास 60 से ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। आई बात समझ में? ये हुआ इसका काम। अब बात करते हैं उसके लिए, ये सीरीज के लिए हुआ है ना। अब बात करते हैं पैरेलल के लिए, कि 2 और 3 को मैंने ब्रेकडाउन वोल्टेज 12 और 10 के साथ जोड़ा हुआ है। मैक्सिमम कितने वोल्ट की बैटरी हम यूज कर सकते हैं? देखो अगर मैं यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी से ऊपर यूज करता हूं तो ये फट जाएगा, और ये 12 से ऊपर करता हूं इसका मतलब तो ये फट जाएगा। अब सिंपल सी बात है, 10 से ऊपर हम यूज कर सकते नहीं है और दोनों क्या है, पैरेलल में है। अगर मैं यहां पर 10 वोल्ट की ही बैटरी लगा दूं, इसका मतलब यहां पर भी 10 वोल्ट और यहां पर भी 10 वोल्ट। हो गया क्वेश्चन सिंपल आपका। तो इस तरीके से डील कर सकते हैं पैरेलल के क्वेश्चन में। तो पैरेलल थोड़ा सा आसान होता है कंपेरेबल, क्योंकि हमें सिंपल सा पता है कि स्मॉल वोल्टेज वाली बैटरी हमें लगानी पड़ेगी, बट यहां पर सोचना पड़ेगा चार्ज के केस में। तो दोनों आपको यहां पर क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा कैसे हमें रियल कैपेसिटर को यूज करना है सेमीकंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।